प्रीति राठी केस 2013 का वो केस जिस पर पूरा देश रोया। आपने अब तक हैवानियत की कई कहानियां सुनी होंगी दोस्तों, लेकिन आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सहर जाएंगे, अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। 2013 को हुए इस हादसे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 2013 में इस केस को लड़ रहे वकीलों ने भी इसे महिला जाति के साथ हुई सबसे बड़ी घिनौनी हरकत बताया था। साथ ही इस केस की जज ने, जो कि इसका फैसला सुना रही थी, उन्होंने उस दौरान एक ऐसी टिप्पणी की थी दोस्तों जिसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। आखिर ये घटना क्या थी, कहां घटी थी और क्यों घटी थी, इसके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे। साथ ही वकीलों ने और जज ने आखिर ऐसी क्या टिप्पणी की थी, सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए सब कुछ जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। तारीख थी 1 मई 2013। ये तारीख और लोगों के लिए आम तारीख ही थी, लेकिन एक लड़की थी प्रीति राठी, जिसके लिए एक बहुत खास दिन था। दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए दिन विशेष था। आज प्रीति बाहर जा रही थी और उसने जो पढ़ाई की थी उसके लिए उसके घर वालों को उस पर बहुत नाज था। प्रीति ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद वो दिल्ली के मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्सिंग की जॉब भी करना चाहती थी। इसके लिए वो पढ़ाई भी कर रही थी, तैयारियां कर रही थी। इसी दौरान इंडियन नेवी में एक जॉब निकली। प्रीति राठी ने इसका एग्जाम दिया, एग्जाम में पार्टिसिपेट किया और उस एग्जाम को सफलतापूर्वक उसने पास भी कर लिया। प्रीति नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर सिलेक्ट कर ली गई। अब सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। अब प्रीति को मुंबई जाना था। मुंबई के कुलाबा में स्थित नेवी ऑफिस में उसे वहां पर रिपोर्ट करना था और उसे सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। और इसी वजह से प्रीति जा रही थी मुंबई, क्योंकि नौकरी के लिए बेटी पहली बार घर से बाहर की तरफ जा रही थी। इसलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने के लिए अमर सिंह राठी, चाचा विनोद दहिया और चाची सुनीता भी साथ में जा रहे थे। परिवार वाले छोड़ने जा रहे थे। प्रीति खुश थी। सभी ट्रेन में बैठे और हजरत निजामुद्दीन से ट्रेन में सबने अपनी अपनी सीट भी पकड़ ली। ट्रेन में भीड़ बहुत थी, गहमा गहमी थी, सभी ने अपनी सीट पकड़ ली थी। लेकिन इसी ट्रेन में एक लड़का था जिसने गमछे से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। गमछे से लपेटे हुए चेहरे वाले लड़का वैसे तो किसी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसने अपने एक्टिविटीज से लोगों को संशय में डाल दिया, क्योंकि वो कभी उठकर वॉशरूम की तरफ जा रहा था, कभी सीट पर बैठ रहा था। ये बात प्रीति के परिवार वालों ने भी गौर की थी और वे भी सतर्क हो गए थे। रात होती है, सब लोग सो जाते हैं और इधर ट्रेन अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है और सुबह ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। 2 मई 2013 हो चुकी थी। सभी को बांद्रा टर्मिनस वनवे टर्मिनस पर उतरना था। ट्रेन सुबह 8:05 पर बांद्रा टर्मिनस पर पहुंच जाती है और परिवार वाले वहीं उतर जाते हैं। प्रीति भी उतर जाती है। अब घर वाले और प्रीति सभी बाहर की ओर निकलने के लिए आगे आगे कदम बढ़ाते हैं। उसके चाचा, मम्मी और पापा तीनों आगे चल रहे हैं। प्रीति थोड़ा पीछे रह जाती है। अब प्रीति सोचती है कि वो तेजी से आगे की तरफ बढ़े और जैसे ही वो अपने कदम तेज तेज करती है, प्रीति के कदम अचानक रुकते हैं। उसे लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है और वो जब पीछे मुड़कर देखती है, क्योंकि उसे लगा है किसी ने उसे छुआ है, जैसे ही प्रीति अपना चेहरा पीछे करती है, उसे वही लड़का दिखता है जो अपने चेहरे को गमछे में छिपाकर उसी बोगी में बैठा हुआ था और लगातार उसे देखने की कोशिश कर रहा था। प्रीति कुछ समझ पाती, कुछ कह पाती उससे पहले ही उस लड़के ने एक डब्बा निकाला और उस डब्बे में से कुछ चीज उसके चेहरे की तरफ फेंक दी। जैसे ही वो चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, प्रीति दहाड़े मार कर रोने लग जाती है। प्रीति की आवाज सुनकर उसके घर वाले पीछे दौड़ कर आते हैं। इधर उधर के जो लोग होते हैं, जो यात्रा कर रहे हैं या इधर उधर चल रहे हैं, वो भी उधर आ जाते हैं और सभी देखते हैं और समझ जाते हैं कि किसी ने प्रीति के चेहरे पर ऐसा कुछ फेंक दिया है जिससे प्रीति दर्द से भर उठी है। एसिड फेंकने की बात देखकर माता पिता उसे उठाने की कोशिश करते हैं कि उनके हाथों पर भी एसिड गिर जाता है और उनके भी हाथों में जलन होती है। लेकिन अपनी बेटी को दर्द और तकलीफ में देखकर वो उसे भूलकर उसे रेलवे हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा जख्म घाव हो चुके होते हैं और वहाँ जाकर उसे भर्ती करवाना होता है। सब कुछ होने के बाद बता दें आपको कि प्रीति की हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है।
बाद में उसे रेलवे हॉस्पिटल से निकालकर पास ही के गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। इधर जब ये लड़का प्रीति पर एसिड डाल देता है, उसी दौरान वहीं समीर नाम का एक और लड़का खड़ा होता है जो उस डब्बे को उठाकर देखने की कोशिश करता है कि आखिर इसमें क्या था। वो समझ जाता है कि इसमें एसिड था और उसके भी हाथ जल जाते हैं। इतने में वो उसके पीछे भागता है नकाबपोश के और उसे पकड़ना चाहता है और वो लोगों को चिल्लाकर कहता है कि सलीम, सलमान, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। बता दें कि समीर नाम का ये जो लड़का होता है, जब उसे एहसास होता है कि लड़की पर एसिड अटैक हुआ है तो वो उसके पीछे भागता है और अपने ही जानने वाले शेख, सलीम और सलमान तीनों से कहता है कि उसे पकड़ो। और दोस्तों बता दें आपको कि इतना होने के बावजूद भी वो नकाबपोश जो है वहां से भाग जाता है, पकड़ में नहीं आता। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि समीर, शेख, सलीम और सलमान, इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा क्योंकि इन तीनों ने आगे केस में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। ओवरऑल कहानी दोस्तों ये है कि प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट कर तो दिया जाता है, लेकिन उसे वहां वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता क्योंकि वहां बर्न सेक्शन ही नहीं होता है, इसीलिए उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन बता दें आपको कि प्रीति राठी के साथ जो अटैक हुआ था उसमें उसकी आवाज़ चली जाती है, उसके चेहरे का पूरा नक्शा बदल जाता है, वो पूरी तरह से दर्द में आ जाती है। और आपको बता दें कि उसके गले पर घाव हो जाते हैं, उसकी आवाज़ चली जाती है। जब उसके बयान दर्ज करने की बारी आती है तो वो नहीं करवा पाती है। प्रीति के शरीर पर घाव हुए थे लेकिन मन पर नहीं हुए थे, उसका जज्बा ज़्यादा था, वो अपने बात कह नहीं पा रही थी तो उसने लिखने की कोशिश की और प्रीति ने लिखकर अपने परिवार वालों से, डॉक्टर से बात की। ये खबर तब तक मीडिया में भी फैल चुकी थी। जैसे ही केस मीडिया में आया, पुलिस पर और सब पर मीडिया का दबाव था, लोगों का दबाव था, सभी कह रहे थे कि ऐसे भयानक मुजरिम को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। लेकिन अब पुलिस के पास भी अपनी लिमिटेशंस थी, वो उसकी पूरी सर्च और तैयारी कर रहे थे क्योंकि उसका कोई क्लू ही नहीं था कि अपराधी कौन था। फिर भी जनता की मौजूदगी और उस व्यक्ति की जो भी हुलिया था उसको देखकर एक स्केच बनवाया गया था और अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी कि इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तन्नू को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है वो कैसी है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था और प्रीति से उसकी पुरानी जान पहचान थी। अब बहन जो है वो पिता को बताती है, पिता पुलिस को बताता है। अब पुलिस जो है प्रीति को जो स्केच बनाया था वो दिखाती है। प्रीति इसमें 3 नाम लिखती है, एक नाम होता है सत्यम का, एक होता है पवन कुमार का और एक नाम होता है अंकुर का। लेकिन अब पुलिस को लगता है कि कहीं ये पवन कुमार ही ना हो क्योंकि उसने उसका हालचाल जानने के लिए फोन किया था कि कहीं प्रीति जिंदा है या मर गई है। तो पवन कुमार को ले लिया जाता है रिमांड में और पूछताछ की जाती है। बता दें कि कुछ समय के बाद पवन कुमार को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर प्रीति की हालत खराब होती जाती है, उसकी ऑर्गन्स काम करना बंद करने लगते हैं और फिर हॉस्पिटल वाले उसे बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। डॉक्टर्स की टीम लग जाती है, काम कर रही होती है, लेकिन उस पर जो हमला हुआ है वो इस कदर खराब होता है कि वो अंग वगैरह काम करना बंद कर देते हैं। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो जाता है लेकिन प्रीति जो है वो सरवाइव कर नहीं पाती है और धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब ही होती जाती है। और 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को अलविदा कह देती है। लेकिन परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग करते हैं और अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और प्रीति की बॉडी के साथ ही मिलकर वो एक रैली करते हैं। तब सरकार देती है सीबीआई जांच का आदेश और फिर उसका होता है अंतिम संस्कार। अब यहाँ पर खोजबीन शुरू होती है और पवन कुमार जिसे पकड़ा गया है उसे काफी पूछताछ होती है लेकिन कोई बात सामने नहीं आती। इसी बीच पवन कुमार नाम के इस लड़के से पूछताछ चल रही है। उधर प्रीति के पिता अपनी तरफ से एक पता करते हैं कि पवन कुमार कहाँ था। तब पता चलता है कि पवन कुमार उस समय मुंबई में नहीं बल्कि रोहतक में था। क्योंकि ये जानकारी पिता द्वारा निकाली गई थी और पुलिस अपनी जांच अच्छे से नहीं कर रही थी, इस बात से नाराज होकर उनके पिता, प्रीति के पिता, एक एप्लीकेशन कोर्ट में जमा करते हैं कि सीबीआई जांच की जाए और सही तरीके से की जाए क्योंकि वो जो लड़का है जिसे पकड़ा गया है वो मुंबई में था ही नहीं, वो रोहतक में था। उसके सारे सबूत रोहतक के ही होते हैं। कोर्ट ये मांग मान लेता है और सीआईडी मुंबई को ये जांच के आदेश दे देता है। अब सीआईडी मुंबई जब ये जांच शुरू करती है तो सबसे पहले प्रीति के घर और जानकारी जुटाना शुरू करती है। इसी दौरान जब पुलिस उनके घर में जाती है और पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से बात करती है तो एक बात सामने आती है कि उसके घर के पड़ोस में, यानी प्रीति के घर के पड़ोस में एक अंकुर पवार नाम का लड़का रहता है जो प्रीति को प्यार करता है।
एक तरफा और प्रीति ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था। लेकिन अंकुर पवार उससे शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन प्रीति ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। इसके बाद प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी अंकुर पवार नाम के इसी लड़के ने, जो कि पड़ोस में रहा करता था। पुलिस अंकुर को धर लेती है और उससे पूछताछ करती है और पूछती है कि 1 मई 2013 को वो कहाँ था। वो अपने जवाब बार बार बदल रहा होता है, सही तरीके से कोई जवाब नहीं दे पाता है। और पुलिस को ये भी नजर आता है कि अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म के भी निशान हैं। ये जख्म बिल्कुल वैसे थे जैसा एसिड से जलने पर होता है। फाइनली पुलिस को शक होता है, वो उसे मुंबई ले आते हैं, उसे कड़ी पूछताछ करते हैं। उसमें ये बात खुल जाती है, अंकुर पवार जो है वो प्रीति से पहले तो एक तरफा प्यार करता है, लेकिन जब वो मना कर देती है तो ये प्यार गुस्से में बदल जाता है और ये प्यार ही है जो उसे जुर्म करने पर मजबूर करता है। दूसरी तरफ उसकी नौकरी लग जाती है सरकारी, और इधर अंकुर को घर वाले ताना देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अंकुर ने ये तय कर लिया था कि वो प्रीति को सबक सिखा कर ही रहेगा। अब पड़ोस में लड़की या लड़का कोई अच्छा काम करता है तो पड़ोसियों को पता चल ही जाता है। वैसे ही वहां भी बात पता चल चुकी थी कि वो मुंबई जा रही है, उसकी सरकारी नौकरी लग गई है, और ये बात अंकुर को भी मालूम चल गई थी। इसीलिए वो ट्रेन में सवार हुआ था। वो ट्रेन में ही अंकुर पर एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन में काफी भीड़ होने की वजह से वो ये कर नहीं पाया। ट्रेन में वो प्रीति को घूर रहा था, घर वाले सतर्क हो गए थे, इसी वजह से वो ट्रेन के अंदर इस घटना को अंजाम नहीं दे पाया। ट्रेन के अंदर जब वो इस घटना को अंजाम नहीं दे पाया तो उसने ट्रेन से उतरकर प्रीति पर एसिड फेंका और वहां से भाग गया। अब बात यह आती है कि उसे एसिड मिला कहाँ। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के दुकानदार से एसिड कहते हुए खरीदा था कि उसने अंकुर बैटरीज नाम से एक दुकान खोली है और इस वजह से उसे एसिड चाहिए है। मुकेश ने उस पर विश्वास किया और उसे बोनविटा के डब्बे में दे दिया एसिड। बता दें आपको कि सबूत और मजबूत करने के लिए अंकुर के फोन कॉल की डिटेल निकलवाई गई तो पता चला कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन स्टेशन पर था और फिर उसका लोकेशन 2 मई को सुबह घटना वाले दिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर ही था। अब पुलिस वाले उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए उसे बुलाकर खड़ा करते हैं, जहां 4-5 लोग होते हैं। अब समीर शेख, सलमान और इन तीनों लड़कों को बुलाया जाता है जो उस समय उसे पकड़ने की कोशिश में लगे थे, और वो तीनों समीर और सलमान शेख जो है वो सभी इसको पहचान लेते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल ये वही लड़का है, क्योंकि इसके चेहरे पर जो मास्क था, जो गमछा था, वो उस दौरान भागते समय हट गया था और हमने इसे साफ तौर पर देखा था। हम इसे पकड़ लेते मगर ये वहां से भाग गया। इस दौरान उसे कई गवाह जो हैं पहचान लेते हैं। कोर्ट में 37 गवाह हैं जो उसके खिलाफ बोलते हैं ये वही लड़का है, सबने उसके हाथ में वो एसिड अटैक का डब्बा देखा था, ये वही है। और आखिरकार जब कोर्ट में वो आता है तो बहुत ही बेशर्मी से मुस्कुराता हुआ आता है। बता दें आपको कि इस मामले में पैरवी कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर M.A. विमलकर ने अंकुर की दरिंदगी को किसी भी महिला के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया गया था। इसी वजह से इस लड़के को मौत की सजा सुनाई गई थी। जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरह जल चुका था, इतना भयानक हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वो उसी दिन मर जाती। ये टिप्पणी अंकुर की दरिंदगी को बताने के लिए काफी थी। जब उसे मौत की सजा सुनाई गई, फांसी की सजा सुनाई गई, तब भी उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट के भाव नहीं थे। अंकुर के मन में प्रीति पर एसिड फेंकने के लिए भी कोई अफसोस नहीं दिखा। फांसी की सजा उसे दे तो दी गई, लेकिन उसने दोबारा अपने को रिकाउंटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी और वहां से उसको उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया गया। हालांकि उनके घर वालों के लिए, प्रीति के लिए ये एक नमक जैसा घाव था। दरअसल दोस्तों, इस कहानी के पीछे की जो सच्चाई है, आखिर क्यों दिल्ली की रहने वाली मुंबई में बहुत ही निर्ममता से मारी गई प्रीति राठी जो है, उन्हें न्याय तो मिला, लेकिन उस न्याय के बाद अंकुर पवार को फांसी की सजा भी सुनाई गई। बता दें कि भारतीय नेवी में नर्स की नौकरी लगने के वजह से और अपने प्यार को एक्सेप्ट ना करने की वजह से अंकुर ने 2 मई 2013 को मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर प्रीति के चेहरे पर एसिड अटैक किया था। बता दें कि दोषी अंकुर को फांसी की सजा सुनाई गई। ये घटना इतनी दर्दनाक थी कि लोग सिहर उठे। अंकुर और प्रीति पड़ोसी थे। प्रीति की नौकरी लगने के बाद अंकुर के पिता उसे बेरोजगारी के ताने दिया करते थे। प्यार में हारा हुआ और जलन में भरा हुआ लड़का अंकुर जो है वो प्रीति पर हमला करने की प्लानिंग करने लगा। एक चश्मदीद ने कोर्ट में कहा था कि सफ़ेद कैप पहनकर 20 से 25 साल का एक लड़का बांद्रा स्टेशन पर उतरा। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसने एसिड अटैक कर दिया। प्रीति के दोस्तों ने भी उसे एक्सेप्ट किया कि हाँ ये वही था। सभी बता रहे थे कि वो उसे परेशान करता था, शादी करना चाहता था, प्रपोजल भी दिया था शादी का, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था।
प्रीति पर तेजाब फेंकने के बाद अंकुर को दिल्ली से अरेस्ट किया गया। प्रीति वेंटिलेटर पर रही और आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसके दाहिने फेफड़े और चेहरे पर गंभीर जख्म हुए थे। कहीं ना कहीं प्रीति की तरक्की से जलन थी अंकुर पवार को और इसी वजह से उसने प्रीति पर किया एसिड अटैक। अपने प्रेम संबंधों में भी हार की वजह से उसने प्रीति का जीवन कर दिया बर्बाद। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए अब क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।